गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा आज हमें अपनी वर्कशीट नंबर 76 करनी है, विषय गणित, कक्षा 10, हमारी डेट 22 जनवरी की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा जो सिलेबस है वो खत्म हो चुका है और हमने अपना प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा की थी कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो अब हम रिविजन स्टार्ट करें, ठीक है, पुनरावृत्ति दोहराई करेंगे सारा। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें। पार्ट 1 था हमारा वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में जानेंगे। तो देखो उसके लिए आपको जो सबसे दो इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उनके बारे में पता होना चाहिए। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको हम p/q की रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। जो परिमेय संख्या है इसको आप दो कैटेगरीज में बांट सकते हो। एक तो होती है शांत और एक होती है अशांत आवृत्ति, ठीक है। शांत होती है जो रुक जाती है, ठीक है, जो रुक जाती है। तो जैसे कि 3.18 है, ये क्या है, ये एक शांत आवृत्ति है। लेकिन सॉरी, ये क्या है, शांत संख्या है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये शांत दशमलव प्रसार है, यहाँ पे इसको पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 2 0 आ जाएंगी। तो ये क्या हो गया, ये p/q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते थे, इसकी p/q फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 1.6666 आता ही रहे 666, तो ये क्या हो रहा है, तो ये रुक नहीं रहा नंबर, तो ये क्या है, अशांत है। लेकिन ये रिपीट हो रहा है, बार बार 6 आ रहा है, ठीक है, बार बार 6 आ रहा है, तो ये क्या है, अशांत आवृत्ति, ठीक है। बार बार 6 आ रहा है तो हम इसको क्या, बार लगा के, एक बार लगा के इसको रोक सकते हैं, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है ना, जो नंबर जो बार बार आ रहा है उसके ऊपर बार लगा। तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, मान लीजिए 1.283, फिर से आ गया 283, फिर आ गया 283, बार बार 283 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1.283 के ऊपर, इन तीनों के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसी आवृत्ति जिसमें क्या हो, जिसमें रुक जाता है वो तो स्वतः शांत, ठीक है। जिसमें जिसमें रुकता नहीं है और लेकिन रिपीट होता है, बार बार वही नंबर आता है, वो होता है अशांत आवृत्ति, ठीक है। तो दशमलव प्रसार आपसे पूछा जाएगा कि शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवृत्ति प्रसार है। तो आपको कैसे इसको जो क्वेश्चन उसमें कैसे पहचानोगे, आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसका जो हर है नीचे, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है नीचे, जो हर है, अगर उसके जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो उसके अभाज्य खंड हैं वो 2 और 5 है, ठीक है, वो सिर्फ सारे 2 या 5 ही हैं, तो वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और है, जैसे इसके अंदर 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, ठीक है, दशमलव प्रसार। या फिर जो आपका पॉइंट वाला, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से ये भी किस में आ जाते हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार में। अब अपरिमेय क्या हो गया, जो बच गई, जो इस तरीके से नहीं लिखे जा सकते, जैसे उदाहरण के लिए है 0.120, फिर है 1200। तो यहाँ पे देखो आपको होगी, ये तो रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर भी तो बार लगा के ऐसे हम 120 के ऊपर बार लगा के कर सकते हैं। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, यहाँ 0 एक बार है, फिर यहाँ 0 2 बार है, फिर आगे 3 बार आएगी। तो आप जैसे ही आप लिखोगे, जैसे 120 लिखोगे, तो आप किस पे, कितने 0 पे बार लगाओगे, एक 0 पे लगाओगे तो हर बार एक ही रिपीट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ 2 हो रही है, फिर 3 होएंगी, है ना। तो ये एक जैसी नहीं है। एक जैसे अगर नंबर बार बार आएंगे ना, तो हम उसको बार लगा के रोक सकते हैं, तो वो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये नहीं आएगा, ठीक है। जितने भी हमारे रूट होते हैं ना, अभाज्य जो अभाज्य संख्या उनकी, वो अपरिमेय संख्या में आ जाएंगे। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √11 है, ठीक है, ये सारे अपरिमेय संख्या में आ जाएंगे। आप देखो उसके बाद गुणधर्म, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जो भाज्य संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है। जैसे ये 2 अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, फिर से 3 क्या है, अभाज्य है। लेकिन इनको अगर आप करोगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी क्या होता है, 12 होता है। तो 12 क्या है, 12 एक भाज्य संख्या है, लेकिन ये किससे मिलकर बनी है, ये बनी है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से मिलकर बनी है, ठीक है। दूसरा, अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय हैं, यूनिक होते, अलग होते हैं, और अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम पर ध्यान दिए बिना। मतलब जब आप निकालते हो इस तरीके से, जैसे आपने एलसीएम निकाला, प्राइम फैक्टर्स, इस तरीके से आप जो भाज्य खंड है वो निकालते हो, तो जैसे 2 से किया आपने इसको, ये 4 से कटता है, फिर 2 से किया, 2 इस ऐसे करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना, मान लो इसमें तो सारे 2 हैं, मान लीजिए 5 भी आए इसके अंदर, 11 भी आए, 17 भी आए, आपको ये नहीं देखना कि पहले कौन सा आया, जो भी आया उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आ क्या रहा है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। पहले कौन सा आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ सूत्र, ये सूत्र मैंने आपको क्लास में बताए थे, जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स देखे थे। अभी हमने छुट्टियों में अपने जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने ये सीखा था कि ये फॉर्मूला, उस पर हमने सारे एक एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सोल्व किया था। मतलब पूरा चैप्टर हमने एक एक क्वेश्चन सोल्व किया है,
आई होप आपको अच्छे से वो समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे HCF अगर किसी चीज़ का निकालना हो तो वो क्या होगा, जो उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन है उन सब में, जो अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल है। जैसे मैं नीचे, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, अभी मैं नीचे एक क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको HCF और LCM निकालने हैं, तो मैं वहाँ पर बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। LCM में क्या है, संख्याओं में सम्मिलित प्रत्येक अभाज्य गुणन की सबसे बड़ी घात। इसमें जिन बच्चों को पता है, जिन बच्चों ने लेक्चर देखा उनको पता होगा LCM कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ी घात वाले होते हैं नंबर वो, और HCF कैसे निकालते हैं, जो सबसे छोटी घात वाले होते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, और फिर यहाँ पे 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 3 की पावर 6 है। तो HCF में तो क्या करेंगे, छोटी वाली पावर लेंगे। छोटी वाली पावर क्या है, 2 की पावर 3, और 3 में से छोटी वाली पावर क्या है, 3 की पावर 1, तो ये तो आ जाएगा HCF। LCM में बड़ी वाली लेते हैं, इसकी बड़ी है तो ये LCM के अंदर आएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, जब HCF को गुना कर देते हैं LCM से तो वो क्या होता है, जो दो हमारी संख्याएं होते हैं उनका गुणनफल, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, वहाँ से आपको डाउट आपके जो क्लियर होने लग जाते हैं, कि जब तक आप अप्लाई नहीं करके देखोगे, जब तक आप फॉर्मूले लगाकर ही नहीं देखोगे तो कैसे समझ आएंगे, है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने दशमलव स्थानों के पश्चात संख्या, ये जो आपको संख्या दे रखी है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब रुक जाएगा, कितने डेसिमल, कितने स्थान के बाद जो दशमलव है वो रुकेगा। तो पहले हमें दशमलव में इसको निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो प्रश्न नंबर 1 कैसे करेंगे हम, ये आपका प्रश्न नंबर 1। तो इसमें आपको देखना है कि दशमलव कितनी संख्याओं के बाद रुकेगा। तो देखो यहाँ पे 2 कितने हैं, 4 बार है, और यहाँ पे 5 है, वो 3 बार है। नीचे ही देखना होता है आपको, सिर्फ हर देखना होता है। तो यहाँ पे देखो 2 4 बार लिखो, 1 2 3 4, और नीचे जो 5 है ये 3 बार है, तो 3 बार देखो मैंने इसको लिखा 3 बार, ठीक है। तो यहाँ से 2 पंजे 10 बन गया, फिर 2 पंजे फिर से 10 बन गया, फिर 2 पंजे फिर से 10 बन गया। यहाँ पे ये नहीं बन पा रहा है, ठीक है। मैं 10 क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे डेसिमल में, दशमलव में निकालना है तो मुझे पता है, जैसे 5 को मैं 10 से करूँ तो ये 0.5 हो गया, तो आसानी से ये दशमलव में निकल जाएगा, इसलिए मैं ना नीचे 0 0 लाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे एक 5 की ज़रूरत है, एक 5 की ज़रूरत है, तो मैंने क्या किया, नीचे और ऊपर एक 5 से गुना कर दिया, ठीक है। तो ऊपर और नीचे 5 से कर दिया, तो नीचे भी 4 2 हो गए और 4 ही 5 हो गए, ठीक है। अब ये क्या हो सकते हैं, दोनों की पावर 4 है, दोनों का घात 4 है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों का एक साथ लिख सकते हैं ना। 2 पंजे 10 होता है, मतलब 10 4 बार है, क्योंकि देखो एक 10 इसका था, एक 10 इसका, एक 10 का, और अब एक इसका भी हो जाएगा 10। कितनी जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 जीरो होगी, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखी है 4 जीरो, और ऊपर भी तो गुना किया था ना, तो 23 पंजे कितना होता है, 105 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 105 को मैं क्या करूँगी, 10,000 है नीचे, नीचे 4 जीरो है, मतलब 1 2 3 ही डिजिट हुई, तो 4 से पहले कैसे लगाओगे, एक जीरो खुद से लगा देते हैं और उसके पहले पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। और आगे तो जीरो लगा ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा। लेकिन आंसर ये नहीं है, उसने पूछा है कितने दशमलव के बाद रुकेगी, तो कितने दशमलव, कितने पॉइंट है जो आपका, कितने बिंदु के बाद कितने अक्षर आपके, 1 2 3 4, तो कितने के बाद रुकेगी, 4 के बाद आपका जो ये है वो शांत हो जाएगी, ठीक है। दशमलव है वो रुक जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके आपको 168 है और 148 है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, HCF महत्तम समपार्वर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो HCF LCM निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, देखो गुणनखंड विधि से। इस कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, 168 के सारे जितने भी आपके संख्याएं जो इससे विभाजित हो रही हैं, ठीक है, गुणन जो इसके गुणनखंड है वो आप निकालोगे। 168 किससे जाता है, 2 से जाता है, ठीक है। फिर 84 आ गया, फिर से 2 पे जाता है, 42 आ गया। ये आपको निकालने आते हैं ना, ये मैं आपको, क्योंकि ये देखो इसमें आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। जैसे 16 है, तो मैंने 16 को काटा, 2 से आया, फिर से काटा मैंने, 2 पे आया, फिर से काटा, 2 पे आया। कैसे आ रहा है ये, 2 2 दूनी 2 अट्ठे क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 जो कि कितना होता है, 8 होता है। फिर 4 कितने पे आता है, 2 पे ही आता है, ठीक है। फिर से ये 2 किस पे कटेगा, 2 पे ही कटेगा। तो ये इस तरीके से निकालते हैं हम। तो इस तरीके से हमने 168 का भी निकाल लिया और 448 का भी निकाल लिया, है ना। और यहाँ पे सिर्फ वो नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, अभाज्य, ठीक है। जैसे 7 आ गया, 5 आ गया, 3 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया। यहाँ पे हम 4 नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम
8 नहीं लिख सकते, 9 नहीं लिख सकते, ये नंबर हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस तरीके से निकालने के बाद जो इसके गुणनखंड क्या है, ये है, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिए। और इसके क्या है, इसके ये है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ पर HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए हम मुझे क्या करना है, जो कॉमन है, देखो यहाँ पे एक है ना, ये दोनों में है, इसमें भी है और इस नंबर, दोनों नंबर में है, तो इसको एक बार लिख दो, ठीक है। फिर ये भी दोनों में है, इसको एक बार लिख दो। फिर ये भी दोनों में है, इसको एक बार लिख दो, ठीक है। फिर और क्या है दोनों में, 7 है दोनों में, तो इसको एक बार लिख दो। जो दोनों में है सिर्फ वो लिखना है, ठीक है, लिख दिया। इनका जोड़ा बन रहा है, जिनका जोड़ा बन रहा है उसको लिखना है सिर्फ एक एक बार। तो इसको गुना करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8, 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है, ठीक है। HCF निकल गया 56। फिर LCM देखो, LCM कैसे निकालना है, जो आपका HCF है ना, ये तो ऐसे के ऐसे लिख दो। और जो बच गए थे, 3 बचा था और 3 बार 2 बचे थे, 3 बचा है और 3 बार 2 बचे थे, ये लिख दो, ठीक है। HCF वाले जो लिखे हैं वो, और उसके बाद जो बच गया था वो लिख दो। जैसे ही आप इनको गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा 1344, ठीक है। तो इसमें हमने क्वेश्चन 2 में HCF भी निकाल लिया और LCM भी निकाल लिया, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखो तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 का अपरिमेय संख्या है। रूट 2 का अपरिमेय संख्या आपको निकालना है, आपको सिद्ध करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन, मतलब आप बिल्कुल रट के जाना इसको, समझ के बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये पक्का आएगा ही आएगा इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट जो आज की ये वर्कशीट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपके 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे। यही क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के, जो ये चैप्टर है ना इसमें से ऐसे ही ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज की वर्कशीट भी अगर आप कर लोगे ना तो इस चैप्टर से आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। आप देखो, तो थर्ड है आपका, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो हमने देखो, लेकिन क्या करना था, अपरिमेय सिद्ध करना था। तो मैं क्या करूंगी, इसको परिमेय ले लूंगी और फिर देखूंगी कि भाई जो मैं जिस तरीके से इसको दिखाऊंगी मैं कि ये हो ही नहीं सकता परिमेय संख्या, इसका मतलब जो मैंने माना था वो गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो माना रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो रूट क्यों लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि जो परिमेय संख्या है वो क्या होते हैं, इसी तरीके से होते हैं, P बटे Q के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। P और Q क्या है, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब ये आपस में क्या है, ये विभाजित नहीं होती। जैसे 2 और 3 है, इनके बीच में इनका HCF क्या होता है, 1, तो सहअभाज्य संख्या होती है जिनका HCF होता है 1। इनके बीच में कोई भी गुणनखंड है जो जिसका कोई भी फैक्टर इनका नहीं होता, कॉमन उभयनिष्ठ नहीं होता इनके अंदर। जैसे 8 और 6 के अंदर 2 है ना, कॉमन है, 2 उभयनिष्ठ है। इस प्रकार से ये ऐसे नंबर होते हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता कॉमन, ठीक है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता। तो अब देखो, तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया 2, और इधर क्या हो गया P स्क्वायर, P का वर्ग और Q का वर्ग। तो यहाँ से आप क्या करोगे, Q को ऊपर ले जाओ, तो ये क्या बन गया, जो P का वर्ग है वो 2 Q के वर्ग के बराबर हो गया। तो ये इसको मान लो पहला समीकरण। फिर अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ये 2 है ये P को काटता है, क्योंकि अगर ये उधर ऊपर है नीचे आएगा तो ये P को विभाजित करता है, ठीक है। तो P स्क्वायर एक समपूरक पूर्णक है और 2 P स्क्वायर का गुणनखंड है, ठीक है, ये इसका गुणनखंड है। और P एक तो P स्क्वायर, ये तो P वर्ग का 2 गुणनखंड है, ठीक है, इसको ये काटता है, ये इसका गुणनखंड है। और जो P है तो ये फिर P वर्ग का है, तो P का भी गुणनखंड होगा, ठीक है। तो अब मान लो जो P है, मैंने उसको 2 का गुणन, यहाँ पे ये 2 इससे मतलब 2 इससे कटता है ना ये, तो मैंने इसको 2 का गुणनखंड मान लिया, मैंने 2m एक नंबर ले लिया P को, ठीक है, कि इसका एक फैक्टर तो 2 है ही। तो यहाँ से जो m है ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो P 2m के बराबर है, तो इसका वर्ग करो दोनों तरफ, P का वर्ग हो गया और इधर क्या हो गया, 2m का वर्ग करोगे 4m का वर्ग हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो P का वर्ग है वो क्या था, 2Q का वर्ग था, तो P की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2Q का वर्ग, ठीक है, और नीचे 4m वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 4 कट गया, जो Q का वर्ग है वो कितना हो गया, 2m के वर्ग के बराबर। अब यहाँ पे फिर से वही है, अब जो ये 2 है ये Q का क्या है, गुणनखंड है, Q वर्ग का गुणनखंड है, तो ये क्या होगा, Q का भी गुणनखंड होगा। यहाँ से हमें पता लगता है ये Q का भी गुणनखंड होगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों में ये उभयनिष्ठ है, P में भी और Q में भी गुणनखंड है 2। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में मैंने बोला था ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 कैसे आ सकता है दोनों के अंदर। इसीलिए ये क्या है, विरोधाभासी कथन है, जिससे सिद्ध होता है ये बेटा जिससे, ठीक है, जिससे ये सिद्ध होता है कि जो रूट 2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात अगर परिमेय नहीं तो कैसी होगी, एक रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, इसको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। अब देखो,
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। वास्तव में विभाजन किए बिना दी गई परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार, शांत और अशांत आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है कि इसमें शांत है या अशांत है, कैसी है। तो ये 3 पार्ट हैं, चलो तीनों को एक एक करके हल करते हैं। अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो आवृत्ति जिसके जो नीचे गुणनखंड है वो क्या हो, 2 और 5 में हो, ठीक है, जैसे इसकी है। तो यहाँ पे देखो 17/1600 है, तो हमें जो हर है इसका आप निकालो, एलसीएम निकालो इसका, ठीक है। 1600 का आप एचसीएफ निकालोगे, यहाँ पे एलसीएम की बात होगी। तो यहाँ से क्या करोगे आप, 2 आपने निकाला, 2 से कटता है ये 800, फिर से 2 से कटता है जो 400 आया, फिर से 2 से काटो 100 आया, फिर से 2 से काटोगे 50, फिर 2 से काटोगे 25 और 25 आता है 5 की टेबल में 5 पे। तो ये सारे क्या हो गए इसके, ये तो सारे क्या हो गए उसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो मतलब जो 6 है, जो सॉरी 2 है वो 6 बार आया है और जो 5 है वो सिर्फ 2 बार आया है, ठीक है। 2 और 5 के ही आपके रूप में आए हैं। तो मैंने बताया था तो 2 और 5 के रूप में होते हैं, यहाँ पे n और m कुछ भी हो सकता है। जो 2 और 5 के रूप में होते हैं वो क्या होते हैं, शांत दशमलव प्रसार होते हैं। तो आप लिखोगे हर के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 2 और n के रूप का है, इसीलिए यह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इस तरीके से आपको करना है, जिसके जो इस प्रकार से हो, जिसके गुणनखंड वो क्या हो, 2 और 5 के हो सारे, तो वो क्या होता है, एक शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखो, दूसरा तीसरा तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो, इसमें अगर सेकंड में देखोगे तो यहाँ पे 2 पहले से ही दिया हुआ है, करके ही दे रखा है आपकी बात, तो हमें कुछ निकालना ही नहीं है, ठीक है। ये 2 भी है 5 भी है, तो आप कहोगे 2 और 5 है दोनों इसके अंदर, तो ये शांत दशमलव होगा, लेकिन नहीं होगा। इसके साथ 7 भी है, कोई तीसरा भी नहीं होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 से 10 बनेगा ना हमारा, 2 और 5 से 10 बनेगा, इसीलिए हमें पॉइंट में लाना होता है उसको, तभी दशमलव आएगा। तो ये क्या होगा आपका, 7 भी है, तो आप लिखोगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं है, ठीक है, साथ में 7 भी है, इसलिए ये क्या है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया। फिर देखो थर्ड पार्ट में भी नीचे क्या है, 2 की पावर 3 5 की पावर 2, मतलब तो 2 और 5 के ये सारे गुणनखंड, तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 5 के रूप का है, तो क्या लिखोगे आप, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। हो गया ये क्वेश्चन भी। तो चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने आंसर यहीं पे लिखा हुआ है, संख्याओं के दिए गए दशमलव प्रसारों के लिए यह सही विकल्प चिन्ह लगाना है आपको। ये कैसा है, ध्यान से देखो, ना तो ये रिपीट हो रहा है बार बार, वो एक ही नंबर आ रहा है, लेकिन ये रुका हुआ है। रुका हुआ जो नंबर शांत होता है, शांत क्या होता है, जो रुका होता है, शांत है ये। अगर शांत नहीं होता, अगर अशांत होता है तो क्या होता है, मतलब वो बार बार आता है, ठीक है, बार बार क्या होगा, रिपीट होएगा, ठीक है। तो ये तो शांत है, तो शांत है, ये कैसा है, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय, ठीक है, पहले का आंसर हो जाएगा परिमेय। दूसरा देखो, अब आप कहोगे रिपीट हो रहा है तो अशांत आवृत्ति है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये परिमेय हो सकता है, नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 0 है, ठीक है। तो ये एक ही जो नंबर है वो बार बार, मतलब 1 2 नंबर है वो बराबर क्या होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो फिफ्थ के फर्स्ट का आंसर है परिमेय और सेकंड का आंसर है अपरिमेय, मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और एक और चीज़ बतानी थी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अनअकैडमी के जो इवेंट होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं वो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखो एक क्रिएटिव कॉर्नर करके इवेंट आने वाला है, ये है 31 जनवरी को, ठीक है। और ये सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ्री है। तो इसमें सिखाएंगे क्या, इसमें पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, क्योंकि होता है ना कि हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कुछ गेम की ट्रिक होती हैं, मैजिक सिखाया जाएगा, डूडलिंग किस तरीके से बनाते हैं, देन पोइट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। फिर कोडिंग के बारे में, और जो एक्सेल है उसका यूज़, ऐप किस तरीके से मतलब यूज़ करते हैं, ऐप को किस तरीके से बनाना है, या फिर आप रोबोट्स बनाना चाहते हो, रोबोट किस तरीके से बनाना है। तो ये जो इवेंट होने वाला है ये 31 जनवरी को। तो अब ये जो सारे इवेंट है ना, इनका अलग अलग टाइमिंग है। तो इनका टाइमिंग मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, कि थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपको ताकि आसानी से दिखे। तो यहाँ
पे देखो जो चेस है, अगर किसी बच्चे का चेस वगैरह में उसमें मिडल गेम ट्रिक्स यानी कि उसकी जो गेम की ट्रिक्स हैं वो छोटी छोटी अच्छे वाली ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा। तो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का चेस में इंटरेस्ट है लेकिन एक्सेल में इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो अपना पहले ही टाइम डिसाइड कर ले कि हाँ भाई जैसे 4 बजे मैजिक सिखाया जाएगा, मैजिक के बारे में बताया जाएगा। तो आप ये हो सकता है ये वाला इवेंट ना अटेंड करना चाहें, ये वाला अटेंड करना चाहें, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रजिस्टर कर लेना। तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि देखो चेस के लिए जो गेम ट्रिक्स हैं वो सिखाई जाएंगी, फिर कोडिंग के बारे में बताया जाएगा 10 बजे, फिर 11 बजे एक्सेल के बारे में बताया जाएगा, फिर पोइट्री के लिए कि किस तरीके से आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पोइट्री के कितने सारे जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, तो किस तरीके से पिच को यूज़ करना है, हाई करना है, तो वो पोइट्री में प्रॉपरली यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है रोबोटिक्स की। रोबोटिक्स के लिए आपका रहेगा 3 बजे। ठीक है, फिर 4 बजे आपका मैजिक का, और फिर ऐप किस तरीके से क्रिएट करना है ये है आपका 5 बजे। और ये इवेंट किस दिन है ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो अभी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताती ही रहूँगी ये तो ये 31 जैन को है। ठीक है ना, और 9 बजे से शुरू हो जाएगा। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें से इवेंट चुन लेना। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे ये देखो कि इफ़ यू मतलब एकेडमी से बाहर कुछ ये स्किल है जिसमें मुझे मालूम है कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा ये है, इस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है। तो देखो अगर कोड मांगे, ठीक है, कहीं पे भी अगर अनअकैडमी पे आपसे कोड मांगा जाता है तो आपको यूज़ करना है रेफरल कोड पूर्णिमा 10। ठीक है, ये जो कोड है पूर्णिमा 10 कोड, उनकी जो भी आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं, उनकी स्पेशल क्लासेस हैं या फिर कोई लाइव क्लास है जिसमें रेफरल कोड मांगा जा रहा है, तो पूर्णिमा 10 डालेंगे तो वो अनलॉक हो जाएंगी। ठीक है, और अगर मान लो कोई कोर्स अगर आप कभी खरीदते हो, इन फ्यूचर खरीदते हो या अभी खरीदते हो, तो उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर ये अपना आप पूर्णिमा 10 कोड उसमें डालते हो तो। ठीक है, तो कोड तो आपको पता ही है। और जो ये इवेंट हम बता रहे हैं आपको कि 31 जनवरी को होने वाला है, इसमें ऐप क्रिएशन ये देख सकते हैं कि ये इवेंट रहने वाले हैं। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको रिमाइंडर भी लगा लेना इसमें, और रजिस्टर करने के लिए बिल्कुल फ्री है ये। ठीक है, इसमें कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, लाइव इवेंट रहने वाला है, बिल्कुल फ्री आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब आपको रजिस्टर कैसे करना है, जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार वहाँ जाकर ओपन कर लेना और ओपन करके देख लेना कि आपको किस तरीके से आप जाकर रजिस्टर कर पाएंगे, और फिर आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे मैजिक का बड़ा शौक़ है, और कोडिंग का तो आप लोगों को पता ही है। तो अगर मेरे को सीखना हो तो मैं क्या सीखूंगी, मैं शायद मैजिक और रोबोट मेकिंग सीखूंगी, बाकी तो फिर भी हमें आता है। तो आप भी इसी तरीके से अपने टाइम इवेंट को मैनेज कर लेना। ठीक है, और फ्री है तो देखने में कुछ नहीं जाता है, एटलीस्ट आप फ्री तो जो रहते हैं ना, जो इवेंट ऐसे क्रिएटिव वाले रहते हैं वो देख ही लिया करो। ओके बच्चा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं इसमें क्या बता रही हूँ। और पूर्णिमा 10 कोड आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप पहुंचाएंगे 1000 लाइक्स तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।